Bismillahirrahmanirrahim. So students, yesterday we have discussed about the nucleotides and nucleic acid and nucleotides. And in nucleotides we have studied the type of nucleotide, that is a mononucleotide, in which we have discussed about the ATP, ठीक है, adenosine triphosphate, its formation and hydrolysis for the formation of energy or for yielding energy. Now we have to discuss the other two types, that are dinucleotides and polynucleotides. So beta dinucleotides, like yesterday we have discussed about the mononucleotide, that it is made up of a single unit, and if we talk about the single unit, then it means that it has a nitrogenous base, ribose sugar and finally the phosphate group, ठीक है। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि हमेशा पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, और फिफ्थ कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच होता है अगेन बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और कंडेंसेशन के रिजल्ट में हमेशा वाटर लॉस होता है और उसके साथ जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक। अब यहाँ हमने जो मोनोन्यूक्लियोटाइड को डिस्कस किया था, तो वो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। जब बात डाइन्यूक्लियोटाइड की आएगी तो इट मींस कि दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और टू न्यूक्लियोटाइड्स जब कंबाइन होते हैं तो जो मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपोनेंट हमारे पास बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज डाइन्यूक्लियोटाइड। So dinucleotide is a combination of two nucleotides, the two units of the nucleotide, एंड बेटा इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो हमें याद रखना है कि चाहे मोनोन्यूक्लियोटाइड हो या डाइन्यूक्लियोटाइड हो, वी विल ऑलवेज यूज अ राइबोस एज अ स्ट्रक्चरल शुगर, ठीक है। इन उसका बेसिक जो फ्रेमवर्क बनाने के लिए हम शुगर यूज करेंगे, दैट विल बी द राइबोस शुगर, अनलेस कि वो डीएनए नहीं है, ठीक है। बाकी सब में जो है वो राइबोस शुगर यूटिलाइज होता है। देन फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की अगर आप बात करें तो इसमें प्रेजेंट होगा उसी तरह फॉस्फोरिक एसिड, राइबोस एंड एडेनिन बेस, ठीक है। लेकिन हमारे पास तकरीबन जितने भी डाइन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं उन सब के अंदर जो बेस यूज होती है वो एडेनिन ही होती है, ठीक। आप इसकी एग्जांपल्स में देखेंगे कि ज्यादातर जो है वो एडेनिन बेस यूटिलाइज्ड है, इसीलिए एडेनिन को एज अ बेस यूटिलाइज किया जाता है इन फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, while with the second nucleotide we have a phosphoric acid, ribose, and here instead of base we have a nitrogenous molecule, that is vitamin, and usually the molecules of vitamin B12 which can be the riboflavin and nicotinic acid, ठीक है। So both of them can be attached with the first carbon of the ribose sugar again by condensation reaction, ठीक। सो बेटा हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आती हैं। एक एग्जांपल आपके पास मैंने यहाँ पे डिस्कस की है NADH की, ठीक है। NADH मीन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी NADH, इसकी सिंथेसिस किस तरह से होगी? सो वी हैव टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड में आपके पास उसी तरह से जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का, यानी एडेनिन बेस, as it is a adenine dinucleotide, so it will contain the adenine, while its first name, that is nicotinamide, it means that we have a vitamin here which is called nicotinic acid, ठीक है। So when the nicotinic acid is attached with one nucleotide and adenine with the other nucleotide, then we name the molecule as NADH, ठीक है। अब ये कंबाइन किस तरह से हुए हैं? सो देखिए, विद द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड वी हैव दिस निकोटिनिक एसिड, और यहाँ पे उसी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ये दोनों लॉस हुए हैं। N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अच्छा, सो याद रखिएगा कि ये N और OH हैं, तो ये यहाँ से लॉस होंगे, ठीक। अब तक NAD पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनता है, फिर ये चीज के साथ अटैच हो सकता है। अच्छा, निकोटिनिक एसिड, हाइड्रोजन यहाँ इनसे लॉस होगा, हाइड्रोक्सिल लॉस हुआ तो इसके रिजल्ट में कंडेंसेशन हुई, लॉस ऑफ वाटर हुआ, और निकोटिनिक एसिड जो है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैच हो गया, ठीक है। अब आप सेकंड फिफ्थ ग्रुप पे आ जाएं तो फिफ्थ ग्रुप पे उसी तरह कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, लाइक OH होता है यहाँ पे और यहाँ पे भी OH होता है, तो वाटर लॉस हो जाता है और पीछे आपके पास जो O और कार्बन है उसके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक। जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है उसमें उसी तरह से बेस अटैच होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल लॉस होके अगेन वाटर लॉस होगा और एक ग्लाइकोन बॉन्ड के थ्रू ये इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर। सेकेंड उसी तरह फिफ्थ कार्बन के ऊपर कंडेंसेशन होगा फॉस्फोरिक एसिड का और वो इसके फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन हो कि ये कैसे अटैच हो रहा है तो कल वाला न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आप वहां से दोबारा देखिएगा। अच्छा,
अब देखिए ये तो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइड्स हमारी बॉडी में ऐसे भी पड़े रह सकते हैं। सो इन दोनों को हमने फ्यूज करना है। अब कल हमने एक बॉन्ड पढ़ा था जो न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करने के लिए यूज होता है, यूजुअली न्यूक्लिक एसिड, उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। बट याद रखिएगा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द डाइन्यूक्लियोटाइड देन अ बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन द फॉस्फेट एंड फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। यानी यहाँ पे ये इसके और फॉस्फेट के दरमियान मिलके फॉस्फोडाइएस्टर नहीं बनाएगा, ठीक है। किसकी डायरेक्शन, कोई 5 to 3 डायरेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे जो आपके पास एडिशन होगी, दिस इज इन बिटवीन द फॉस्फेट एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो इधर देखिए तो यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन, ये यहाँ से लॉस हो जाएगा, और जब ये लॉस होगा बेटा तो अगेन आपके पास ये बॉन्ड बन जाएगा जो कि फॉस्फेट और ऑक्सीजन के दरमियान में आ जाएगा, और ये बॉन्ड जो है वो इन दो न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ कंबाइन कर देगा, ठीक है। सो अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये आपके पास है शुगर, इसका फॉस्फेट, दूसरा शुगर, इसका फॉस्फेट, इसके साथ निकोटिनिक एसिड या कोई भी विटामिन, और दूसरे वाले के साथ आपके पास प्रेजेंट है एडेनिन, ठीक है। ये ऊपर नीचे भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ पे ये बॉन्ड शुगर और फॉस्फेट में नहीं बन रहा, व्हिच इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द फॉस्फेट एंड फॉस्फेट, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। सो हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि डाइन्यूक्लियोटाइड की डायरेक्शन 5 to 3 होती है, क्योंकि ये दोनों 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू कंबाइन होते हैं, ओके। देन बेटा इसकी इंपॉर्टेंस आती है। सो अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो हमारे पास एक ये डाइन्यूक्लियोटाइड जब विटामिन्स के साथ कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म द कोएंजाइम्स, ठीक है। अब देखें जो आपने फर्स्ट ईयर उसमें 9th में भी शायद एंजाइम्स के बारे में पढ़ा हो कि एंजाइम्स समटाइम नीड्स द कोफैक्टर और द कोएंजाइम फॉर देयर एक्टिवेशन, ठीक है। सो बेटा कोफैक्टर ही की तरह का कोएंजाइम होता है, लेकिन कोफैक्टर और कोएंजाइम में डिफरेंस क्या होता है कि कोफैक्टर नॉन ऑर्गेनिक होता है, जबकि कोएंजाइम ऑर्गेनिक तो होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। अब आप इसको ऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दिस इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, बट दिस इज नॉट प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज डाइन्यूक्लियोटाइड इन नेचर, ओके। सो कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक, दे आर डाइन्यूक्लियोटाइड, नॉन प्रोटीन कंपाउंड दैट बाइंड्स विद द एंजाइम टू कैटालाइज आर रिएक्शन, ठीक है। यानी जब एंजाइम कोएंजाइम के साथ अटैच होता है तो उसको आप एक्टिवेटेड एंजाइम और होलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और समटाइम विदाउट द एक्टिवेशन ऑफ कोएंजाइम we cannot start our proceeds of reaction. Then बेटा they loosely bound with the active site of the enzyme. आपको पता है अगर हमारे पास ये एंजाइम है सपोज और ये इसकी एक्टिव साइट है तो इसके एक्टिव साइट एक होती है और बाकी उसका फ्रेमवर्क होता है जिसको आप एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, ठीक है। सो एलोस्टेरिक बाकी प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स होंगे एंजाइम्स के, बट एक्टिव साइट वो होती है जिसकी एक्टिवेशन जरूरी है ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर रिएक्शन को कंटिन्यू कर सके, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो कोएंजाइम्स हम यूज कर रहे हैं लाइक ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, यानी ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, जैसे NAD+ है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, बट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और जब भी ऑक्सीडेशन को शो करते हैं हम तो उसके ऊपर प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है FADH फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये तब बनेगा जब इसमें एक न्यूक्लियोटाइड में राइबोफ्लेविन विटामिन जो है वो अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है NADP। NADP जो है ये फोटोसिंथेसिस में बनता है, NAD जो है ये आपके पास रेस्पिरेशन में बनता है, ठीक है। P से याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में इसकी फॉर्मेशन होती है, यानी ये फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होता है। तो NADP की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास NAD का स्ट्रक्चर तो ये है, ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको NADP बनाना है तो आप ये याद रखिएगा बेटा कि जहाँ पे एडेनिन जिस बेस के साथ अटैच है उसी बेस में सेकंड कार्बन के ऊपर, यानी अगर सेकंड कार्बन है और इस बेस के साथ एडेनिन प्रेजेंट है तो सेकंड कार्बन पे जहाँ OH प्रेजेंट होता है उसके साथ आके H2PO4 जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो H2PO4 आके यहाँ पे रिएक्ट करता है ये यहाँ से वाटर की फॉर्म में इसको लॉस करेगा, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड होगा बिटवीन द फॉस्फेट एंड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बन जाएगा जिसके रिजल्ट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो कहलाएगा NADP, ठीक है। सो NADP जो है ये प्रेजेंट होता है
फोटोसिंथेसिस यानी स्ट्रोमा में, या आप ये कह सकते हो कि डार्क रिएक्शन में और लाइट रिएक्शन में यूटिलाइज होता है। जबकि जो NAD होते हैं ये आपके पास रेस्पिरेशन में यानी बोथ इन ग्लाइकोलाइसिस, माइटोकॉन्ड्रिया या लिंक रिएक्शन जो है उनमें यूटिलाइज्ड होंगे, ठीक है। सो डिफरेंस क्या है, NAD में सिर्फ एडेनिन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोटाइड के साथ, जबकि NADP में सेकंड कार्बन जिस पे एडेनिन अटैच हुआ है बेस में सॉरी शुगर के साथ, उसी के सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप भी आके अटैच होगा, तो आप मॉलिक्यूल को NADP कहेंगे, ठीक है। देन रिड्यूस फॉर्म मींस इट कैन गेन ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन, और जब ये हाइड्रोजन को गेन करेगा तो NADH2, और कुछ बुक्स में क्या बल्कि बहुत सारी जगहों पे आपको खाली NADH भी लिखा हुआ नजर आएगा। सो H इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। चाहे आप H2 लिखें चाहे आप H लिखें, दैट कैन बी कंसिडर्ड करेक्ट। FADH2, NADPH2, so these are the oxidized form, ठीक है। देन बेटा हमारे पास इनका रोल होता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में इनका क्या रोल है कि दे एक्ट एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स। ये टॉपिक कि ये कैसे हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, क्या होता है इनके साथ, ये कैसे हाइड्रोजन को लॉस करते हैं, सो ये सारा चल के हम क्रेब्स साइकिल में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी थोड़ा सा आप इसका एक वो देख लें कि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और ये इस तरह से इसके अंदर जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं या शेल्फ्स होती हैं, जिनको आप F1 पार्टिकल्स या क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। सॉरी क्रिस्टी कहते हैं, और उनके ऊपर जो है वो F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अच्छा, इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक स्पेस होता है जिसको आप इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, ठीक। और इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हाइड्रोजन पंप या प्रोटॉन पंप क्रिएट होता है। सो ये प्रोटॉन पंप कैसे आता है, तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन पंप क्रिएट होता है ये NADH2 की ऑक्सीडेशन से होता है, ठीक है। सो NADH2 जो है ये बनता कैसे है, तो ये आपके पास पीछे ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल में जब हाइड्रोजन लॉस होता है ग्लूकोज से या जो है वो आगे चल के बाकी मॉलिक्यूल से, तो उससे ये गेन करते हैं, और फिर क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब आते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन आयन में। तो ये जो हाइड्रोजन आयन होता है यहाँ पे ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चला जाता है, और NAD प्लस जो है वो दोबारा रिएक्शन यानी क्रेब्स साइकिल में यूज हो सकता है, ठीक। अब जो हाइड्रोजन यहाँ पे गया है ये यहाँ बाय इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आएगा और हाइड्रोजन पंप को क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन पंप है ये क्यों नीडेड होता है, क्योंकि ये जब यहाँ से दोबारा इनवर्ड मूव करता है, ठीक है, हाइड्रोजन पंप, तो F1 पार्टिकल्स को एक्टिवेट करता है, और F1 पार्टिकल्स जो हैं वो इस हाइड्रोजन पंप की मूवमेंट फ्रॉम द F1 पार्टिकल्स उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस करते हैं ATP को, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि दे एक्ट एज एन हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स, और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर ये NADH2 बना था ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ये ATP की सिंथेसिस करवाए। तो कैसे ATP की सिंथेसिस करवाता है, जस्ट हाइड्रोजन को लॉस करता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो हाइड्रोजन जब F1 पार्टिकल से इनवर्ड मूव करेगा तो F1 पार्टिकल एक्टिवेट होंगे। F1 पार्टिकल एक्चुअली एंजाइम्स होते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, वो एक्टिवेट होते हैं और ATP की सिंथेसिस करते हैं, ठीक। सो हम ये कह सकते हैं कि these are very important for the body, for the reactions of the body or for the metabolism in the body, because they helps in the oxidation and reduction, and internally they helps in the acceptance of hydrogen. So hydrogen is accepted from the glucose to carry out the reaction, ठीक है। सो बेटा इसी तरह से जो है वो ये दोनों चाहे वो NAD है या NADP है, रेस्पिरेशन और जो आपके पास ये है फोटोसिंथेसिस उनके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये कहते हैं कि अगर डाइन्यूक्लियोटाइड्स की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिजीज काज होती है जिसको बेरी बेरी कहते हैं, या सिंपली अगर आप बेरी बेरी को देखें तो इसको डर्मेटाइटिस कहा जाता है, यानी स्किन डिजीज होती है, ठीक है। सो देयर डेफिशिएंसी शुड नॉट बी क्रिएटेड इन द बॉडी, और उसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो डेफिनेटली हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी काज हो सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द डाइन्यूक्लियोटाइड।